नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि रिम्बर्समेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, आप रिम्बर्समेंट का जो अमाउंट है वो आप अप्लाई करते हैं अपने इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए में, तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, कितने दिन में आपका क्लेम रिम्बर्समेंट हो जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप, जो इंटरनल स्टेप है वो फॉलो होने के बाद आपका जो पेमेंट जनरेट होता है, जो पेमेंट आईडी जनरेट होती है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है पेमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आपका अमाउंट कहाँ पे कटता है, कितना अमाउंट कटता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, नॉन पेबल आइटम क्या होते हैं, रूम रेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्रो डाटा क्या होता है, रूम रेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है, को पेमेंट क्या होता है, क्वारी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चेक, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप कोई भी क्लेम अप्लाई करते हैं तो क्लेम के जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कैशलेस, एक होता है रिम्बर्समेंट। तो कैशलेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कैशलेस का आप सिंपली ये मतलब समझिए, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वहाँ पे आप अपना कार्ड देते हैं और पेमेंट जो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी के से आ जाती है एज़ पर आपकी पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन, उसे कहते हैं हम कैशलेस। रिम्बर्समेंट ये है कि कुछ आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी या उसके पैनल पर नहीं है, पर आपको अपना ट्रीटमेंट वहीं पर करवाना है। तो आपने वहाँ पर ट्रीटमेंट करा लिया, डिस्चार्ज होने के बाद आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने जो बिल जो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हो क्लेम के लिए, उसे रिम्बर्समेंट कहते हैं। तो रिम्बर्समेंट के लिए सबसे पहले आपको जो है विदिन 24 आवर्स आपको जो है टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटीमेट करना रहता है। आप टीपीए इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटीमेट कैसे करना है, ये हर टीपीए इंश्योरेंस कंपनी का थोड़े अलग अलग तरीके होता है। सबसे कॉमन जो तरीका होता है उनका, कॉल सेंटर पे आपको कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं XYZ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, है ना, कृपया आप मेरा ये इंटीमेशन स्वीकार करो, और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी इस हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर मेडिकल क्लेम आता है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको इंटीमेशन जो है मस्ट देना है। तो आप जो कॉल सेंटर का नंबर आप नोट करके रखिएगा, जो आपका टीपीए का कार्ड रहता है उसके पीछे ही कॉल सेंटर का नंबर मेंशन रहता है और मेल आईडी मेंशन रहती है। अगर इनकेस जैसे कि आप जब इमरजेंसी में एडमिट हुए, जब आपने इन्फॉर्मेशन नहीं करवाया, कोई बात नहीं, आपके पास 24 घंटे जब भी रहते हैं तो इंटीमेशन आप ज़रूर करिए, अदरवाइज़ बाद में आपके क्लेम में क्वेरी आ जाएगी। तो जैसे आप इंटीमेशन कर देते हैं, उसके बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज होने के 15 दिन के अंदर, जी हाँ, 15 दिन के अंदर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वो आपको इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए में सबमिट करने रहता है। जी हाँ, 15 दिन इसलिए बोलूँ क्योंकि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद उसको रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मतलब जो भी है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी, टीपीए, IRDAI के रूल के अकॉर्डिंग 15 दिन का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है, या विदिन 15 डेज़ आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। 15 डेज़ के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट तो हो जाएगा, बट उसमें क्वेरी लगी आती है रीज़न ऑफ डिले सबमिशन। तो रीज़न ऑफ डिले सबमिशन आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। रीज़न ऑफ डिले सबमिशन क्वेरी क्या होती है, उसका रिप्लाई कैसे देते हैं, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। इसके बाद सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपका एक क्लेम जो है जनरेट हो जाता है, क्लेम नंबर जो जनरेट हो जाता है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप को जो आपको क्लेम ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको क्लेम नंबर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका क्लेम जो है जनरेट हो जाता है क्लेम। तो इसलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जब अपना क्लेम फॉर्म भरें तो उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ज़रूर एंटर करें, या कोई भी वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करें। क्योंकि जब आपका क्लेम रजिस्टर होता है तो उसके बाद अगर आपके जो आईडी है, जो आपका पॉलिसी है, पॉलिसी की डिटेल में अगर आपका सपोज दैट आपका मोबाइल नंबर आपने मेंशन नहीं कराया, या आपने मेंशन करना भूल गए, या फिर वो वाला मोबाइल नंबर आपका डीएक्टिवेट है, तो जो नंबर आपने क्लेम फॉर्म पे मेंशन किया है, जो मेल आईडी आपने मेंशन किया है, उस पे जो है क्लेम नंबर आ जाता है। क्लेम नंबर जानना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कभी भी अपने क्लेम का स्टेटस नहीं जान पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, ये नॉर्मली हर इंश्योरेंस कंपनी में सेम ही होती है। इंश्योरेंस कंपनी टीपीए इसी टाइप से रिम्बर्समेंट के केस को प्रोसेस करते हैं। किसी में 1-2 स्टेप प्लस माइनस हो सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली जो 90-95% का मेनली यही स्टेप्स होते हैं। तो जैसे आपका क्लेम नंबर जनरेट होता है तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट जाता है वो डॉक्टर के पास जाता है। जी हाँ, डॉक्टर आपके डॉक्यूमेंट, आपका ट्रीटमेंट जो हुआ है, जो आपने हॉस्पिटल कराया, उसको चेक करता है कि ये जो आपने ट्रीटमेंट कराया है ये आपकी पॉलिसी में पेबल है या नहीं है। अगर पेबल है तो क्या फर्स्ट ईयर से पॉलिसी से पेबल है, सेकंड ईयर पॉलिसी से पेबल, थर्ड ईयर, क्योंकि कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं वो 3 साल बाद कवर होते हैं, कुछ 2 साल बाद कवर होते हैं, कुछ 1 साल बाद, कोई डे 1 से। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी पॉलिसी में मेंशन रहती हैं। तो मेनली जैसे कि आपने सपोज कैटरेक्ट का करवाया, तो कैटरेक्ट का नॉर्मली जो है डे 1 से कवर नहीं होता, वो 1 साल या 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो डॉक्टर आपको उस पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग और आपकी पॉलिसी का कौन सा ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी में चेक करके ये वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ, ये आपका ट्रीटमेंट पेबल है।
अगर आपका ट्रीटमेंट पेबल है और अगर आपका केस जो 1 लाख से ज़्यादा का होता है, जैसे कि आपका जो ट्रीटमेंट जो है 100K यानी 1 लाख से अगर आपका ज़्यादा का अगर क्लेम अमाउंट होता है, तो IRD के रूल के अकॉर्डिंग या इंश्योरेंस कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है उनका तो एक नॉर्मल रूल रहता है कि अगर 1 लाख से क्लेम ऊपर है तो ज़्यादा चांसेस है उसमें इन्वेस्टिगेशन का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो रिम्बर्समेंट केस में इंटीमेशन ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी TPA की तरफ से एक पर्सन जो होता है वो पेशेंट पार्टी यानी आपके यहाँ और हॉस्पिटल पार्टी यानी हॉस्पिटल में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है कि पेशेंट एडमिट हुआ था, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, बस आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस जो वीडियो पे मेरा जो लाइक का जो एम है वो 1000 लाइक का एम है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको जल्दी पूरा कर देंगे। आप 1500 भी कर दे तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो जैसे ही डॉक्टर ने आपका तो क्या हुआ, डॉक्टर ने आपका चेक कर लिया कि हाँ भाई जो इनका XYZ ट्रीटमेंट हुआ है ये इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पेबल होना चाहिए। अगर पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रीटमेंट पेबल नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी वही इसको डिनाई कर देता है और रेफ़र कर देता है इंश्योरेंस TPA जो आपके केस को डिनाई कर देता है ना, और उसको जो है फॉरवर्ड कर देता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के पास फॉरवर्ड करता है कि ताकि इंश्योरेंस कंपनी चेक करे। अगर इंश्योरेंस कंपनी भी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो फिर आपका क्लेम जो है नॉन पेबल हो जाता है, क्योंकि TPA कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं करता। एक बात ध्यान रखिएगा, TPA कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं करता है, वो उससे फॉरवर्ड करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि इस जो पेशेंट ने, जो इंश्योर्ड है, जिसने जो पॉलिसी होल्डर है, उसने ये ट्रीटमेंट कराया है और आपने जो हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिस्ट दी है, जो डिसीज़ के कवर दिया, उसके अंदर ये कवर नहीं है, तो हमारे एंड से ये पेबल नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं कि हमारे एंड से ये रिमार्क्स है। अगर इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो उसको अपने पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग या जो भी उनके पास पावर रहती है, जो भी है, वो वहाँ से अगर पे कराना चाहे तो वो हमें लेटर या मेल भेज देते हैं कि नहीं ये ट्रीटमेंट पे होना चाहिए। तो ये तो एक तो ये हो गया। सेकंड, मान लीजिए आपने डॉक्टर ने चेक किया कि हाँ भाई जो XYZ पर्सन है उनका ये ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, यानी श्याम जो है इनका सपोज हम श्याम मान लेते हैं, श्याम का जो कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो पेबल होना चाहिए। तो डॉक्टर एंड के बाद यहाँ पे तो हो गया पेबल। अब हम आ जाते हैं ऑडिटर के एंड पे। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर सबसे पहले आपके जो मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ भाई ये क्लेम जो है पेबल है, अब आप ये चेक करो कि इसमें नॉन पेबल आइटम कितने हैं, इनकी रूम एलिजिबिलिटी क्या है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट डाटा लगाओ, को पेमेंट लगाओ। तो अब मैं इसके बारे में आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले सपोज आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, तो 5 लाख की पॉलिसी और आपने क्लेम किया, 5 लाख का क्लेम किया आपने, है ना। तो सबसे पहले आपका जो बिल होगा उसमें सबसे पहले नॉन पेबल आइटम काटे जाएंगे। नॉन पेबल आइटम ज़्यादातर पॉलिसी में पे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ न्यू इंश्योरेंस कंपनी पेबल करती है, लेकिन वो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लेती है। तो मान लीजिए आपके उसमें नॉन पेबल आइटम पेबल नहीं है, तो सबसे पहले आपके नॉन पेबल आइटम डिडक्ट किए जाएंगे। नॉन पेबल आइटम डिडक्ट हो गए। अब क्या होगा, अब रूम एलिजिबिलिटी भी ये होती है कि काफ़ी जो पॉलिसीज़ में जो है टोटल सम इंश्योर्ड का 1% आपका जो है नॉर्मल रूम कवर रहता है और 2% जो ICU वगैरह कवर रहता है। नॉर्मल रूम यानी सिंगल शेयरिंग AC या डबल शेयरिंग या जनरल वार्ड जो रहते हैं, ये इन्हें नॉर्मल रूम कहा जाता है। तो सपोज दैट आपका रूम की एलिजिबिलिटी 5000 रुपये है, लेकिन अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे तो रूम स्टार्टिंग 6000 से होता है। या फिर कभी काफ़ी जो हॉस्पिटल जो ये चालाकी करते हैं, वो लोग आपको रूम तो 5000 का बता देंगे, लेकिन 500 रुपये नर्सिंग चार्ज उसमें अलग से ऐड कर देंगे। जो रूम की जो होती है, रूम होता है RMO, यानी रूम चार्ज प्लस नर्सिंग चार्ज। रूम और नर्सिंग चार्ज मिला के RMO बनता है, जो 5500 रुपये हो गया। तो यानी आपने अपनी एलिजिबिलिटी से 500 रुपये का ज़्यादा का आपने रूम लिया है, तो रूम जो आपने जो ज़्यादा लिया है 500 रुपये ज़्यादा, तो वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। और ये डिडक्शन हर चीज़ में होगा, सिर्फ मेडिसिन को छोड़ के, क्योंकि मेडिसिन पे MRP लिखी रहती है। क्योंकि आपने जो 5000 का रूम लेते हो उसमें डॉक्टर की विजिट चार्ज अलग होती है, और आप 6000 का या 7000 का रूम लोगे तो उसमें डॉक्टर की विजिट चार्ज अलग होगी। तो ये पूरा जैसे जितने % ज़्यादा होता है, जैसे इसमें 10% आपने ज़्यादा
लिया है या 5500 में 5,000 पे करना है, आपका रूम है तो वो लोग डिवाइड कर देंगे कि भाई कितने परसेंट 5500 का 5,000 कितना परसेंट बना, और वही सेम परसेंट आपका सारे चार्जेस में कटेगा। जैसे आपका डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस में भी आपका उतने पैसे कटेंगे, उतना परसेंटेज कटेगा। आपने इन्वेस्टिगेशन कराया हॉस्पिटल में, क्योंकि टेस्ट भी अगर आप कम रूम 5,000 वाले रूम में कराते हो तो वो टेस्ट के चार्जेस अलग होते हैं, 6,000 वाले रूम में कराते हो तो वो टेस्ट के चार्जेस अलग होते हैं, 7,000 वाले में अलग होते हैं, तो रूम चार्जेस वो आपका कट जाएगा। तो जो प्रो डाटा है वो रूम चार्जेस पे कटता है, रूम चार्जेस पे कटता है, इन्वेस्टिगेशन पे कटता है, और जो डॉक्टर कंसल्टेंसी पे आपका कटता है, ठीक है। और मेडिसिन पे नहीं कटता, क्योंकि मेडिसिन पे एमआरपी लिखी रहती है। तो मान लीजिए आपका ये चीज़ हो गया, तो आपका 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख का था आपका, जो नॉन पेबल आइटम करके आपका 4 लाख बचा, प्रो डाटा लगा के आपका 3.5 लाख बचा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं को पेमेंट। अब को पेमेंट क्या है, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होती है या प्राइवेट रहती है तो वो पॉलिसी काफ़ी सस्ते में दे देता है। अब लोग बोलते हैं भाई पॉलिसी तो काफ़ी सस्ते में, लेकिन उनमें एक लिखा रहता है स्टार करके कि को पेमेंट एप्लीकेबल। को पेमेंट एप्लीकेबल का मतलब ये रहता है कि आपका जितना पेबल अमाउंट है, यानी आपका 3.5 लाख पेबल अमाउंट है, तो 3.5 लाख पेबल अमाउंट का आपको 10% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है, जो बचा हुआ अमाउंट है, वो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो आपका 3.5 लाख में से आपका 10% कितना हो गया, 35,000 रुपये। तो आपका 35,000 रुपये कट जाएगा और 3,15,000 रुपये आपको जो है आपका पेमेंट आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे ही ऑडिटर अपना चेक कर लेता है कि हाँ भाई इनका जो है सारा चीज़ हमने लगा दिया, प्रो डाटा, को पेमेंट, नॉन पेबल आइटम सबको डेट करके इनका बचा भाई 3,15,000 रुपये। तो ये जो है अब जो है दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास क्यों जाता है भाई सिंपल सी बात है, डॉक्टर जो है चेक करेगा, और यहाँ पे सीधा है जो है ये जो है सारा जो है डॉक्टर के पास जाएगा। अब भाई डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, भाई डॉक्टर चेक करेगा कि भाई ऑडिटर है, ऑडिटर तो मतलब ऑडिटर ने सही काटा है पैसा या नहीं काटा, या ज़्यादा ही काट लिया या कम काट लिया, या कोई अमाउंट पेबल होना चाहिए वो नहीं पेबल हुआ, क्योंकि डॉक्टर के नॉलेज में ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर बस एक बार क्रॉस चेक कर लेता है। क्रॉस चेक करने के बाद ये डॉक्टर जो है ये चीज़ को क्वालिटी कंट्रोल के पास भेज देता है, क्यूसी के पास भेज देता है। अब क्यूसी जो नॉर्मली ये चेक करता है कि हाँ भाई डॉक्टर ने भी चेक कर लिया, ऑडिटर ने भी चेक कर लिया, तो इसके बिल यानी मतलब सब ओरिजिनल बिल ओरिजिनली लगे होंगे, रिसिप्ट भी ओरिजिनली लगी होगी है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को एक बार बस क्रॉस चेक कर लेता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ ठीक है ना। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर हॉस्पिटल 20 बेड से कम है, मतलब हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं एंड तो नहीं हो गया है, जीएसटी के बिल है या नहीं है, हाँ जीएसटी के बिल एक और, क्योंकि जीएसटी का बिल बड़ा वो रहता है, और हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आप ट्राई करिएगा, क्योंकि काफ़ी क्लेम तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी रहता है कि अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो उसमें मांगा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है। मान लो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये मैं जब बता रहा हूँ, जब आपके कोई क्लेम में कोई क्वेरी नहीं लगती है, क्लेम में क्वेरी लगेगी तो क्या होगा उसके बारे में मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके आप बताएंगे तो, ठीक है। और आपको जैसे क्लेम में कोई क्वेरी लगी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मैंने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके अपना मुझे क्वेरी के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंसल्टेंसी लेंगे तो वो लोग आपसे 500 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, पर यहाँ पे हमारे उतना चार्ज नहीं होता है। तो आपको जो है एंड टू एंड आपको मोस्ट ऑफली आपको सारे जो आपकी क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर दी जाएंगी। आपको पूरे स्टेप बताए जाएंगे कि आपको कौन सी क्वेरी में क्या रिप्लाई करना है, कैसे रिप्लाई करना है। ये कभी आप रिम्बर्समेंट के अप्लाई भी करें तो उससे पहले आप एक बार हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको सारी एक डेडिकेटेड पूरा आपको प्रोसीजर बता देगी, आपको क्या क्लेम है, कैसे आपको क्लेम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है, फिल्म्स रिक्वायर्ड है, जिससे आपका केस जो है जल्दी पास हो जाए। क्योंकि केस पास तो हो जाता है अगर आपका क्लेम ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो आपका क्लेम तो पास हो जाता है। लेकिन किसी महीने में 2-2, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं। और फिर काफ़ी लोग जो है क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उतने अमीर होते तो इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी लेते, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, सोचते हैं कि उनका 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि उनका कमिटमेंट रहता है कि विदिन 25 वर्किंग डेज़ में, विदिन 25 वर्किंग डेज़ में जो है आपका क्लेम सेटल होना चाहिए, क्लेम सेटल।
लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, काफ़ी में ज़्यादा लग जाता है। काफ़ी में अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो 7 दिन 8 दिन के अंदर आपकी पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। तो चलिए हम दोबारा वापस आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पर उन्होंने चेक कर लिया। अब क्वालिटी कंट्रोल जो है अपना जो है अपने अभी एक क्लेम जो फॉरवर्ड करती है किसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अब हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग क्या करते हैं, चेक की फोटोकॉपी दे देते हैं। अब ये देखो, चेक तो वैसे ही छोटा सा होता है ना, फोटोकॉपी कराते हैं तो उसमें कभी कभार उसका चेक का नंबर मतलब अकाउंट नंबर कभी क्लियर शो नहीं करता, कभी IFSC कोड क्लियर शो नहीं करता, तो है ना, और नाम कभी शो नहीं करता। एक बात ध्यान रखिएगा, चेक कभी भी आप दे तो उसमें नेम प्रिंटेड होना चाहिए, नेम टेड। क्योंकि ना देखिए, जो भी आप चेक दे रहे हो उसमें इंश्योर्ड यानी जो पॉलिसी होल्डर है, जो मेन पॉलिसी होल्डर है, उसका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकाउंट में पैसा जाता है, किसी और के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, उसी के अकाउंट में पैसा जाता है। ठीक है, हाँ, तो वरना जो स्पाउस हैं उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो मेनली तो जो मेन पॉलिसी होल्डर है उसी के अकाउंट में पैसा जाता है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नॉर्मली चेक की डिटेल्स जो है क्रॉस चेक करती है कि अकाउंट नंबर वैलिड है या नहीं है ना, IFSC कोड वैलिड है या नहीं है। उसके बाद ये लोग आपका पेमेंट जो है रिजर्व कर देते हैं कि हाँ भाई XYZ जो पॉलिसी होल्डर है उनका जो है 3,15,000 रुपये जो है इनका पे होना है। तो ये जो एक लिस्ट बना के है ना, आपका जो है ट्रांजैक्शन आईडी आपकी जनरेट कर देती है। ट्रांजैक्शन आईडी और UTR नंबर क्या होता है, मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो ये लोग यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आपकी जनरेट कर देते हैं और फिर जो है आपको जो आपका जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं। क्योंकि TPA कभी भी पेमेंट नहीं करता है। जी हाँ, TPA कभी भी पेमेंट खुद नहीं करता है, वो पेमेंट करती है इंश्योरेंस कंपनी। TPA सिर्फ प्रोसेस करता है और आपका जो जितना भी पेबल अमाउंट है उसकी रिक्वेस्ट जो है आप इंश्योरेंस कंपनी भेज देता है। इंश्योरेंस कंपनी का जो इसमें काम है वो विद इन मैक्सिमम 7 डेज़ में वैसे वो लोग तो पेमेंट कर देते हैं, ज़्यादातर देर होती है क्योंकि आजकल जो NEFT का टाइम है ना, RTGS का टाइम है, तो नॉर्मली उतना टाइम लगता नहीं है। लेकिन 7 दिन से 8 दिन अब लग सकते हैं, वर्किंग डेज़ में लग सकते हैं, कभी कभार क्लोजिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से वो लोग तो आपका जब ट्रांजैक्शन आईडी आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा आपका इतना अमाउंट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कभी 7 दिन भी लगते हैं, कभी 10 दिन भी लगते हैं, कभी 12 दिन भी लगते हैं, लेकिन हो जाता है ये पेमेंट। अगर एक बार आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई, इट मीन्स आपका विद इन वीक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्लेम जो सबमिशन से लेके आपका पेमेंट क्रेडिट होने तक, इसमें जो मैक्सिमम 25 डेज़ का टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है, लास्ट डॉक्यूमेंट रिसीव यानी आपका लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपने क्वेरी का रिप्लाई सबमिट कर दिया, उससे 25 डेज़ का आपका काउंट होते हैं। यानी अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो फिर आपका 25 दिन के अंदर आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, आपकी कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर 25 दिन में सपोज पेमेंट नहीं हुई तो आप एक बार इंश्योरेंस कंपनी TPA में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लेम का स्टेटस कैसे जानना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें। आप हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग थोड़ा टाइप रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी का चाहिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर आप ध्यान रखें जब आप अपना कैंसिल चेक दें, तो क्योंकि देखिए आपने सारे डॉक्यूमेंट सही सबमिट करे, कैंसिल चेक आपने फोटोकॉपी सबमिट कर दी, तो इससे आपका उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा नाम प्रिंटेड आता नहीं है, ये क्लियर नहीं आता है। तो आप ध्यान रखें कि आपका प्रिंटेड चेक जो आपका पॉलिसी में नाम है वही नाम जो है आपके चेक पे प्रिंटेड होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे किसी का 1 से 1.5 लाख का से ऊपर का जो है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और अगर हो सके तो इंश्योर से कुछ रिटर्न में लेते हैं कि उनको क्या हुआ था, बीमार हुए थे, कैसे एडमिट हो गए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, है ना। और अगर बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में और अपना स्क्रीन पे भी आपको मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूं। ये हमारा जो टेलीग्राम की ग्रुप है, आप इसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्लेम में हेल्प चाहिए, क्लेम फाइल सबमिट करने में हेल्प चाहिए या आपका क्लेम पेंड